वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास जो है वो चल रही थी सीट मेटल का, और आज ये सीट मेटल का 5 क्लास है। तो अगर अभी तक आपने उन 4 क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि पहले उन 4 क्लासेस को ज़रूर अच्छे तरीके से देख लें। हम क्लासेस को सारी सीक्वेंस तरीके से कर रहे हैं। और अब आपका CBT 1 का रिजल्ट मतलब आने ही वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है और 19 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। 20 मार्च को जेई का पेपर हो जाएगा। तो ये दोनों ही पेपर बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं। जिन्होंने एएलपी का भी एग्ज़ाम दिया है उसमें भी अच्छे नंबर आ रहा है, जिन्होंने जेई का एग्ज़ाम दिया उसका भी अच्छा नंबर आ रहा है। अब वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पेपर कैसे होगा क्या नहीं होगा। हालांकि रेलवे को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। हालांकि एनटीपीसी इससे पहले एग्ज़ाम जो है हो चुका है और उसमें कुछ ऐसे ही हुआ था और उसका पेपर आराम से लिया गया था। अब होगा ये कि दोनों का जो सेंटर है, जिन बच्चों का दोनों में सिलेक्शन होगा उनका सेंटर दोनों का एक ही सिटी में रहेगा। हाँ, सेंटर थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा, बट एक ही सिटी के अंदर सेंटर हो जाएगा, जिससे एक दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम हो पाए। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी है रेलवे ने बहुत सोच समझ के किया है, आपके बेहतरी के लिए ही किया है। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो वो रेलवे की गड़बड़ी होगी, वो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये क्लास नंबर 5 है और इसके अंदर हम सीखेंगे सीट मेटल प्रोसेस। तो सीट मेटल के लिए बहुत सारी फैब्रिकेशन की प्रोसेस होती है, सीट मेटल बनाने की बहुत सारी प्रोसेस होती है। यहाँ से 1 नंबर के सवाल आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अगर आपने PYQ लगाया है तो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए IC इंजन के ऊपर एक ई बुक लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्द आपका सीट मेटल का ई बुक लॉन्च होने वाला है। सीट मेटल का जो ई बुक है वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है इस ई बुक को परचेज करने के लिए तो ये ई बुक परचेज कर सकता है। इसमें टोटल 14th चैप्टर है। क्या इसको पढ़ने से हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल। 20 मार्क्स का ये गारंटी है। 20 मार्क्स मतलब ये है कि 20 मार्क्स लेने के लिए आपको ये ई बुक पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। प्लेलिस्ट में आपको जा करके उन क्लासेस को देखना पड़ेगा। पहले उन क्लासेस को देखिए, उसके बाद इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। टोटल 14 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ई बुक को परचेज करने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे हमें पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप पे करना है मैसेज। क्या करना है? मैसेज करना है अपना पेमेंट स्लिप। तो भैया पेमेंट जो आप करोगे उसका स्लिप और साथ में आपका नाम, योर नेम और योर पेमेंट स्लिप। आप ये दो चीज़ें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, सेम नंबर पे व्हाट्सअप भी है तो इस नंबर पे आप हमें शेयर कर दीजिए। प्लीज़ कोई कॉल ना करेंगे और मैसेज करेंगे, सिर्फ विद इन 5 to 6 मिनट आपको ये PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल आज का जो हमारा क्लास है इसका हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है आज सीखना मेटल फैब्रिकेशन प्रोसेस। सीट मेटल फैब्रिकेशन क्या होता है, ज़रा इस चीज़ को समझना अच्छे तरीके से। एक बार इस चीज़ को समझना, सीट मेटल फैब्रिकेशन। सीट मेटल फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? सीट मेटल फैब्रिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, कटिंग एंड असेंबलिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को फॉर्म करेंगे, किसी चीज़ को कट करेंगे, यानी किसी चीज़ को नहीं, सीट मेटल को, और उसके बाद असेंबल करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्या? फैब्रिकेशन। क्यों करेंगे? टू क्रिएट द वेरियस कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सके। जैसे कि आपने IC इंजन में पढ़ा था कि आपके पास बहुत सारी, जैसे सिलेंडर था, पिस्टन था, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाए, इनको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वही जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे फैब्रिकेशन। सो दिस प्रोसेस is widely used in the industry such as automotive, aerospace, construction and electronics। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम वाइडली तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि सर फैब्रिकेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी चीज़ को फॉर्म करेंगे, कट करेंगे या फिर उसको असेंबल करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे ताकि हम एक कंपोनेंट्स या फिर एक स्ट्रक्चर को बना सके। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीट मेटल फैब्रिकेशन। अब इस प्रोसेस में हमें क्या क्या करना होगा, ज़रा इस चीज़ को ध्यान देना। सीट मेटल फैब्रिकेशन के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेज होते हैं। उन सभी स्टेजेस को हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहला जो स्टेज है, सबसे पहला जो स्टेज है वो क्या है? डिज़ाइन और प्लानिंग। आप किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, एनीथिंग,
सपोज आप घर बनाते हो तो घर की पहले लेआउट निकालते हो ना कि हम घर कैसा बनाएंगे, कहाँ पे क्या रखेंगे। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फैब्रिकेट करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेज क्या होगा, उसकी डिज़ाइनिंग करना और उसकी प्लानिंग करना। कैसे करेंगे ये ज़रूरी है। अब डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आप में से अगर बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है बच्चों ने, तो उन्होंने ये बात सीखी होगी कि कैड नाम की एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह होता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन को कन्वर्ट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन में। तो भैया डिज़ाइन जो आपने बनाई है वो मशीन को कैसे पता लगेगा, उसको मशीन को बताने के लिए ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद मटेरियल का सिलेक्शन। अगला स्टेप क्या होगा प्लानिंग में, हमारा मटेरियल का सिलेक्शन। भाई हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर ए हम बनाने वाले हैं, तो इसका मटेरियल क्या होगा ये हमें डिसाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि सर क्लास नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी मटेरियल होती है, कास्ट आयरन होती है, ब्रॉन्ज होती है, एल्युमिनियम होती है, तो हमें किस मटेरियल की फैब्रिकेशन करनी है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। भाई उस जो हम चीज़ बनाने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, कम स्ट्रेंथ चाहिए, या क्या रिक्वायरमेंट है स्पेशल, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे उसका स्ट्रेंथ कितना है, कोरोजन कितना चाहिए, रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए नहीं चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, इन सभी को ध्यान रखते हुए हमने क्लास नंबर 2 में सीखा है, उसके हिसाब से हम किसी मटेरियल को क्लासीफाई कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हमें ये वाला मटेरियल जो है वो बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे, किसके लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए। हमने डिज़ाइन कर लिया, प्लान कर लिया, अब हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, उसके बाद हमें करना होगा कटिंग प्रोसेस। भाई आपके पास जो सीट मेटल होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई होती है, उसकी लेंथ होती है, तो हमें सबसे पहले उनको कट करना पड़ेगा। सो वेरियस कटिंग मेथड्स आर यूज टू शेप द मेटल शीट इनटू द रिक्वायर्ड। बहुत सारी मेथड्स यहाँ पे करी जाती है, कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सीयरिंग। सीयरिंग क्या होता है, एक मशीन होती है, इस तरीके की एक मशीन होती है, ठीक है, जस्ट लाइक गुलेटाइन, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुलेटाइन, ठीक है। एक बेड के ऊपर ऐसे मशीन होती है और यहाँ पे हम सीट मेटल को ऐसे लगा देते हैं और ये ऊपर से नीचे आके ऐसे कट कर देता है। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, सीयरिंग हो रहा है, सीयरिंग की वजह से हम किसी मेटल को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मशीन होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी मशीन होती है, दिस वन, ये जो आप देख रहे हो ना ये आपका जो मशीन है इसी को बोलते हैं सीयरिंग मशीन। ये आपने कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा, अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर गए होंगे तो आपने इस मशीन को देखा होगा। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीट लगा देते हैं और ये जो आपकी देख रहे हो ये सब टूल्स हैं, है ना, तो ये टूल्स क्या करेगा, इसको कट कर देगा, इस तरीके से सीयर के माध्यम से कट कर देगा। तो ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं सीयरिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीयरिंग करना, स्ट्रेट लाइन कट यूजिंग द सीयरिंग मशीन। तो हमारे पास जो सीयरिंग मशीन है उस मशीन के हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे, ठीक। अगला प्रोसेस होगा लेज़र कटिंग। हमारे पास लेज़र कटिंग होती है। लेज़र क्या है, एक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का लाइट है, क्या है, हाई इंटेंसिटी लाइट, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का क्या है, एक लाइट है, जिस लाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रिसीजन लेज़र बीम कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल हाई लेवल का प्रिसीजन ले सकते हैं, जितनी हमें चाहिए 2 mm चाहिए तो 2 mm की हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा कटिंग होता है, बस लेज़र के जगह पे हमने प्लाज्मा इस्तेमाल कर लिया, और प्लाज्मा क्या होता है, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हम सीट को क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो प्लाज्मा कटिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम आयोनाइज्ड गैस का इस्तेमाल करते हैं और मोटे मोटे से लेयर वाले जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको हम कट कर देते हैं। अगला है वाटर जेट कटिंग, बस सिंपल यहाँ पे देखो लेज़र इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे प्लाज्मा हुआ, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, पानी इस्तेमाल होगा। हाई प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ क्या करते हैं, पानी को किसी मेटल के ऊपर स्प्रे करवाते हैं, जिससे क्या होगा, उस मेटल में कटिंग हो जाएगी, ठीक है। सो यूजिंग द हाई प्रेशर वाटर विद द एब्रेसिव फॉर द प्रिसाइज कटिंग हम इस्तेमाल करते हैं वाटर जेट कटिंग का। पंचिंग क्या होता है, देखो कहीं पे अगर मान लो होल करना है, जैसे आप स्टेपलर लगाते हो ना, जस्ट लाइक स्टेपलर, अगर किसी सीट मेटल में मान लेते हैं कि हमारे पास सीट है, अब इसमें हमें यहाँ पे पंचिंग करनी है, यानी कि होल्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे करके ट्यून
होल कर देंगे, ठीक है। सो यूजिंग द डाई टू क्रिएट अ होल्स और कटआउट, मतलब जो जिस पंचिंग की बात कर रहे हो ना, जिस मशीन की बात कर रहे हो, उसमें डाई लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? डाई, ठीक है, डाया नहीं डाई। तो डाई का इस्तेमाल करके हम इसमें क्या करते हैं? पंचिंग करते हैं, होल्स करते हैं, ठीक है। बाय द वे ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे ये PDF एज इट इज़ मिल जाएगा, और साथ में ई बुक भी हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? दिस वन इज़ लेज़र बीम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेज़र बीम हो जाएगा। दिस वन इज़ लेज़र बीम। ये क्या हो जाएगा? दिस वन इज़ प्लाज्मा। ये क्या है हमारा? प्लाज्मा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब ये देखो, यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस वन इज़ वाटर। तो ये हमारा वाटर जेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? सीरिंग हो गया, ये लेज़र बीम हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, और ये हमारा वाटर जेट हो गया। तो कुल मिलाकर के 4 तरीके हैं जिनसे हम सीट को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। अब जब सीट को कट कर लेंगे तो हमें उनको फॉर्म करना होगा, तो हम अगला स्टेप करेंगे फॉर्मिंग, जिसको हम बेंडिंग और शेपिंग कहेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग में क्या करेंगे? बेंडिंग और शेपिंग करेंगे। अब कैसे कैसे बेंड करेंगे देखो ज़रा। सबसे पहला होता है प्रेस ब्रेकिंग, ठीक है। तो आपने प्रेस मशीन के बारे में सुना होगा। प्रेस मशीन क्या होता है? प्रेस मशीन एक बहुत बड़ी सी मशीन होती है, जिस मशीन में बहुत सारे डाई लगे होते हैं। ये डाई क्या करते हैं? डाई एक सीट मेटल को बेंड करते हैं, जस्ट लाइक दैट। मान लेते हैं कि ये हमारा एक डाई नंबर 1 है और ये हमारा डाई नंबर 2 है। मान लेते हैं कि हमें इस मेटल को ना, ये जो है हमारा मेटल है और इस मेटल को सीट है, और इस सीट को हमें बेंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों डाई को आपस में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा? यहाँ से अगर देखो तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। हम जिस भी बेंडिंग में चाहते हैं, जिस तरीके से बेंड करना चाहते हैं, हम इसको बेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रेस ब्रेकिंग। सो बेंड द सीट मेटल यूजिंग द प्रेस ब्रेक मशीन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको दिखा दूंगा प्रेस ब्रेक मशीन कैसा होता है। रोल फॉर्मिंग क्या होता है? हम किसी मेटल को ना रोल कर सकते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को रोल कर सकते हैं, जिसके बाद हमारा वहाँ पे सीट मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो मेटल पासेस थ्रू द रोलर। रोलर क्या होते हैं? इस तरीके के मशीन्स होते हैं जिसमें रोलर्स लगे होते हैं, ये और ये ऐसे मूव करेंगे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे, और यहाँ से सीट मेटल को ऐसे पास किया जाएगा। जब सीट मेटल इसके अंदर से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रोल हो जाएगा। रोल होने का मतलब क्या है? कि बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीका है फॉर्मिंग करने का। स्टैंपिंग अगला तरीका है। स्टैंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंपिंग क्या है? यूजेज अ प्रेस, फिर से प्रेस आया मतलब ये मशीन है, टू क्रिएट द एम्बोस्ड और रिसीट द पैटर्न्स। अगर मान लो कहीं पे पैटर्न्स लगाना है या अपना ब्रांडिंग लोगो लगाना है, आपने अक्सर देखा होगा ना, लोगो जो है वो आपको मिल जाएंगे, चाहे कोई भी सीट मेटल हो, उसके लास्ट कॉर्नर पे या अपर कॉर्नर पे आपको लोगो मिल जाता है। तो ये जो लोगो लगते हैं ना, वो कैसे लगते हैं? इसी स्टैंपिंग मेथड से लगाई जाती है। अगला है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? तो अगर हम रोटेटिंग सीट मेटल इनटू फॉर्म ऑफ कोनिकल और सिलेंड्रिकल शेप, अगर मान लो कि हमें कोई कोनिकल या सिलेंड्रिकल शेप का मेटल चाहिए, सीट मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे चारों तरफ। जब ऐसे ऐसे यू करके घूमेगा ना, तो घूमने के बाद क्या हो जाएगा? वो या तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन जाएगा या फिर वो कोनिकल फॉर्म में बन जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग। तो ये जो हमने 4 स्टेप सीखा, ये हमारा क्या था? ये था मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। सबसे पहले याद करो बच्चा, हमने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले सीखा कि अगर हम किसी को फैब्रिकेट करना चाहते हैं तो पहले हमें डिज़ाइन और प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कटिंग करना पड़ेगा। जब हमने कट कर लिया तो हम उसको फॉर्म करेंगे। फॉर्म करने के लिए हमारे पास ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारे स्टेप्स होते हैं। ये एज इट इज़ स्टेप्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे स्टैंपिंग क्या होता है, रोल फॉर्मिंग क्या होता है, प्रेस ब्रेकिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, एंड ये कहाँ पे यूज़ करी जाती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा सीट मेटल को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमारे पास प्रोसेस है जिसका बोलते हैं वेल्डिंग और ज्वाइनिंग, ठीक है। तो वेल्डिंग और ज्वाइनिंग एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं? 2 मेटल्स को आपस में जोड़ सकते हैं। सो मेथड यूज टू फ्यूज और ज्वाइन द मेटल पार्ट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल पार्ट्स को हमें आपस में क्या करना है? जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम वेल्डिंग या फिर ज्वाइनिंग करेंगे। वेल्डिंग हालांकि आपके टॉपिक में है, तो ये सारे वेल्डिंग हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे वेल्डिंग जो होंगे वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। जैसे
TIG वेल्डिंग होता है, MIG वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है। ये कुछ वेल्डिंग के टाइप्स हैं, तरीके हैं। हालांकि वेल्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना भी है, तो हम वेल्डिंग को अलग जो क्लास होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि वेल्डिंग से भी हम दो मेटल को आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में अलग से क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक के अंदर आता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिबिटिंग या फिर एडहेसिव बॉन्डिंग। रिबिटिंग क्या होता है, रिबिट्स लगाना। क्या बोलते हैं इसको, रिबिट्स लगाना। रिबिट्स मतलब समझते हो ना, रिबिट्स का मतलब जैसे आप स्टेपल लगाते हो, तो स्टेपल जस्ट लाइक रिबिट। मान लेते हैं कि हमारा एक सीट मेटल एक ये है, ए है, और एक दूसरा सीट मेटल बी है। दूसरा सीट मेटल क्या है, बी है। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिबिट्स लगा देंगे। ऐसे रिबिट्स लगा के हथौड़े से ऐसे उसको पीट देंगे। पीटने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ से चिपक जाएगा। तो देखो आपके पास एक मेटल ये था, एक मेटल ये है, दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये जो जोड़ने के तरीके हैं ना, ये जो जोड़ने के तरीके हैं, इसी तरीके को हम बोलते हैं रिबिटिंग करना। ठीक है। सो एडहेसिव बॉन्डिंग क्या होता है, एडहेसिव मतलब होता है इंडस्ट्रियल एडहेसिव फॉर द लाइट वेट एप्लीकेशन। मतलब बहुत छोटे छोटे से अगर चीज़ों को जोड़ना है तो हम उसमें प्रेशर लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ही जुड़ जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडहेसिव बॉन्डिंग प्रोसेस। तो इसमें हमने क्या किया, ज्वाइनिंग किया या फिर वेल्डिंग करा। क्यों करा, ताकि हम जोड़ना चाहते हैं। अब हमने सब कुछ कर लिया, तो हमें अब कभी कभी क्या होता है कि सरफेस जो है वो उतना स्मूथ नहीं मिलता है। इस सरफेस में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको हमें सरफेस फिनिश भी करना होगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सरफेस फिनिशिंग का। याद रखना, ये जो हम सीख रहे हैं ये क्या है, फैब्रिकेशन का ही पार्ट है। हमने फैब्रिकेट करना है, हमने बनाना है, तो ये सारे बनाने का ही क्या है, पार्ट है। सो डिबरिंग क्या होता है, मान लेते हैं कि हमने जब कटिंग करा था, ठीक है, इस मेटल को हमने कटिंग करा था, तो यहाँ से जब हमने इसको कट करके हटाया था, तो यहाँ पे ना बहुत सारी छोटे छोटे क्या हो गए थे, टुकड़े आ गए थे, छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े आ गए थे। उसी टुकड़े को क्या कहते हैं, डिबरी कहते हैं। तो उसी को हम हटाएंगे तो उसको बोलेंगे डिबरिंग। रिमूव द शार्प एजेस यूजिंग द ग्राइंडर और टम्बलर्स। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, ग्राइंडर आपने सुना होगा, तो ग्राइंडर से या टम्बलर से यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस हटाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिबरिंग बोलेंगे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सो पॉलिशिंग और बफरिंग क्या होता है, इंप्रूव द सर्फेस स्मूथनेस एंड एस्थेटिक। मतलब उसको चमकाना, पॉलिश करना। जैसे आप लकड़ी का कुछ सामान बनवाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर पॉलिश करते हैं। दो कारणों से, एक तो इसमें ख़राब ना हो, दूसरा वो अच्छे तरीके से हमें दिखे। तो इसके लिए हम या तो पॉलिशिंग करेंगे या फिर बफलिंग करेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट लाइन आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम सरफेस को स्मूथ और एस्थेटिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, पॉलिशिंग या फिर बफलिंग करनी पड़ेगी। अगला है पाउडर कोटिंग। ठीक है, सो अप्लाइज अ प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेटिव फिनिशेस। मान लो कि हमने पूरी अपनी एक इंस्ट्रूमेंट बना ली, ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, पाउडर के कोटिंग कर देंगे। क्या करेंगे, पाउडर का कोटिंग करेंगे। अब इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये कि अगर मान लो कि वो आयरन का बना हुआ है तो उसमें जंग लग जाएगा, तो आयरन जंग से बच जाएगा। अगर हमने उस पर क्या किया, पाउडर की कोटिंग कर दी, तो वो जंग से बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो जंग से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो पहला फायदा हो गया। दूसरा कि वो बिल्कुल कलरफुल हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हम उस पर क्या करेंगे, पाउडर का कोटिंग करेंगे। फिर पेंटिंग भी हो सकता है, प्लांटिंग भी हो सकता है। प्लांटिंग मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। और ये खास करके हम क्यों करते हैं, ताकि वो कोरोजन फ्री हो जाए, क्रोजन रेजिस्टेंट हो जाए या क्रोजन फ्री हो जाए, ताकि वो क्रोजन उसमें ना लगे। इसके लिए हम प्लांटिंग करते हैं या फिर पेंटिंग करते हैं। अगला स्टेप हमारा पेंटिंग का हो जाएगा। लिक्विड उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो स्थैटिक हो जाए, हमें अच्छा दिखाई दे जाए, सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है ना, सभी को क्लियर हो रहा है अभी तक। अगला स्टेप है असेंबली और क्वालिटी इंस्पेक्शन। अब हमने पूरी मटेरियल को तैयार कर लिया है, बना लिया है। अब हमने बना तो लिया है, ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, उसकी असेंबली करेंगे और क्वालिटी को चेक करेंगे कि हमने जो बनाया है वो क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। जो हमें रिक्वायरमेंट थी, क्या वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसको हम चेक करेंगे। सो हम सबसे पहले मैकेनिकल असेंबली करेंगे। मतलब जो उसके अंदर स्क्रू है, नट है, बोल्ट है, उन सभी को आपस में जोड़ देंगे, असेंबल कर देंगे। आप कभी भी फैक्ट्री के अंदर जाओगे तो पहले उन सामान को अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, मान लो कि 4 प्लेटें आपस में जोड़नी है, 4 चीज़ें जोड़नी है, तो इनको जोड़ने के लिए अलग से नट बोल्ट ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मोबाइल फ़ोन हो,
ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी आप बनाते हो ना उसको असेंबल करना पड़ता है। और असेंबली में करते क्या है, उनके स्क्रू, नट, बोल्ट, इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम उनको इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन जैसे कि अपना कैलिपर इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोमीटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे, और इन सभी से इस्तेमाल करके बेसिकली हम मेजरमेंट को मापेंगे। मेजरमेंट मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ए नाम के एक इंसान ने आपको ऑर्डर दिया कि हमें एक्स नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी थिकनेस जो होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब अपने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन क्या जो ऑर्डर आया था उससे मैच हो रहा है? इस मैचिंग को चेक करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग, मतलब जो आपको प्रोटोटाइप दिया गया था, जैसे सपोज कि इन्होंने जो है आपको इस तरीके से मटेरियल दे दिया था कि भैया हमें ये बना के दे देना, तो आपने इसकी मेजरमेंट ली, और जो मेजरमेंट ली थी आपने पहले, क्या वो मेजरमेंट अभी मैच हो रहा है? इसको चेक करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब प्रोटोटाइप से हम टेस्ट करते हैं कि जो हमें दिया गया था क्या उससे वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैच नहीं होगा तो याद रखना हमें उस प्रोडक्ट को दोबारा से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोबारा से हम नहीं बनाएंगे तो जो हमें ऑर्डर दिया है वो क्या करेंगे, वो एक्चुअली में इसको परचेज करने से मना कर देंगे। भाई वो सिंपल कह देंगे कि हमें इसको नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि जो सर हमने रिक्वायरमेंट दिया था आपको उसको आपने फुलफिल नहीं किया, तो हम इसको परचेज क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है वो परचेज इसको नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जब हम मेटल पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। सो हमें सेफ्टी मेजर क्या क्या ध्यान रखना होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपसे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें सेफ्टी क्या क्या ध्यान रखना होगा। जैसे यूज़ पीपीई, पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि ग्लव्स, गॉगल्स, ईयर प्रोटेक्शन। और ओवरऑल अगर हम सीट मेटल की बात करें, है ना, पीवाई की क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर हमें सीट मेटल फैब्रिकेशन करना है तो अपने आप को हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ओवरऑल कोट पहनना पड़ेगा। ओवरऑल क्यों करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें कोट पहनना पड़ेगा। क्यों पहनना पड़ेगा? क्योंकि सर इसमें पता नहीं है ना कहाँ से कट के कौन सा पार्ट कहाँ उड़ के चला जाए, वी डोंट नो। हम ऐसे ही चले जाएंगे टी शर्ट में, शर्ट में, तो हो सकता है कोई कटा हुआ पार्ट आके हमारे शरीर पे इस तरीके से चिपक जाए या उस हमें नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए हम जब भी मेटल वर्क करेंगे तो हमें ओवरऑल खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, बहुत सारे कोट पहनने होंगे। और ये आपका पीवाई की क्वेश्चन है ना, पीवाई की क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ शार्प मेटल एजेस, तो आप जो भी कटिंग करते हो उसके जो बचे हुए पार्ट होते हैं, स्क्रैप होते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, ये ज़रूरी है। वेंटिलेशन फॉर वेल्डिंग और केमिकल प्रोसेस, भैया अगर आप अपने फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन नहीं रखोगे, वेंटिलेशन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छा नहीं रखोगे तो उससे क्या होगा, आपका अच्छा से वेल्डिंग नहीं हो पाएगा, फिर आपकी मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो मशीन गार्डनिंग टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, हमें हर एक मशीन को गार्डिंग करना चाहिए, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हम खुद को उससे बचा सकें, खुद को और अपने जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि लाइफ मैटर करता है, जीवन मैटर करता है, इसीलिए हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट में अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें पेमेंट करें, अपना नाम भेजें, और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पास ये ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सीट मेटल का बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर हम रिवील करने वाले हैं, 1-2 दिन में सीट मेटल का भी आपका ई बुक आने वाला है, उसके बाद वेल्डिंग का आ जाएगा, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा। बस हम 4 ही ई बुक प्रोवाइड करेंगे, ये सफिशियंट होगा आपके 35% यानी कि 27 मार्क्स लाने के लिए। कैसे लाना है, क्या करना है, इसके ऊपर हम एक वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, बहुत ही जल्द आएगी वो वीडियो, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें 35% स्कोर कैसे करना है, हमारा सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, और टेस्ट पेपर में अपना नंबर कैसे बढ़ाएं। PYQ ज़रूर लगाते रहें इन सारी क्लासेस के साथ साथ, और प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, ठीक है, कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।